हेलो प्यारे बच्चों। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने चैप्टर कक्षा 5 का जो चैप्टर था एक माँ की बेबसी, उसके बारे में ये कविता थी, हमने पढ़ा था इस कविता के बारे में। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, यानी कि प्रश्न उत्तर आज हम इसके करने वाले हैं। और इसके प्रश्न उत्तर जो होंगे, मैं अभी जो आपको सिर्फ उसके अभी क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, सिर्फ प्रश्न उत्तरों के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको लिखना है, यानी कि मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी, तो जो मैं बताऊँगा आपको उसकी एक पीडीएफ फाइल बना के वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और स्कूल का जो ग्रुप है उसमें भी मैं डाल दूँगा। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर, ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या करना है हमको, ऑब्जेक्टिव है यानी कि एक टिक मार्क करना है ओनली, और इसमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ दोनों में से कोई एक ही का जवाब हम इसमें देंगे, टिक मार्क कर देंगे बस, ओके। तो पहला हमारा जो प्रश्न आता है वो है कि यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे उन्होंने वो कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रश्न में कह रहे हैं कि जो ये पोएम है हमारी, जब ये स्टार्ट हुई थी तो उसमें लिखा था ना कि आता था वह एक अदृश्य पड़ोस से। देखो यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे लिखा न जाने किस अदृश्य पड़ोस से। तो ये जो वर्ड, जो दो शब्द जो दिए गए हैं, इन शब्दों में क्या है कि हमें यही देखना है कि इसका अदृश्य पड़ोस का मतलब क्या है यहाँ पर। तो मैंने जब आपको पोएम करवाई थी, कविता जब करवाई थी, तो आपको बताया था कि अदृश्य का मतलब क्या होता है। अदृश्य का मतलब होता है इनविजिबल, ठीक है। इंग्लिश में इनविजिबल बोलेंगे, यानी कि गायब, गायब जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मीनिंग ये हो सकता है कि हमें उसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ से आता है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि वो हमें नहीं पता है वो कहाँ से आता है। और दूसरा ये है कि पड़ोस के रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। तो इसका मतलब ये है बेटा कि वैसे तो पहली बात तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है आपका कि उसको कभी जानता ही नहीं था कि वो कहाँ से आता है, ठीक, उसके घर का ही नहीं पता था। दूसरा ऑप्शन हमारा आता है, दूसरे ऑप्शन में है कि पड़ोस में रहता है, लेकिन वो बोलता नहीं है किसी से। तो अगर वो कोई किसी से बोलेगा नहीं तो इसका मतलब क्या है कि उसके बारे में जानते नहीं है। और अगर अगर हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तो वो क्या होगा, वो अदृश्य मतलब कि एक इनविजिबल हो जाएगा, कि वो पड़ोस में तो रहता है लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो सबसे पहला ही आंसर इसका हो जाएगा, आप इसके ऊपर टिक मार्क कर दीजिएगा पहले वाले पे ही, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जब आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, ये लिखने के बाद उसके ऊपर ये पूरा का पूरा आप लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। दूसरा दूसरा प्रश्न है हमारा, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किसी रूप में प्रकट होती थी। किस रूप में प्रकट होती थी, यानी कि जो आंखों में छटपटाहट का मतलब मैंने देख बताया था आपको कि जैसे एक बेचैनी होना। छटपटाहट मतलब किसी काम को करने के लिए ये सोचना कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अंदर मतलब कि इंटरनल, इंटरनल वो सोच रहा है, ब्रेन में सोच रहा है, उसको डर लग रहा है। तो इनमें से उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी। तो पहली बात ये है, पहला ऑप्शन आता है बेटा चमक। तो चमक, आंखों में चमक आना। चमक कब आती है, चमक जब आती है जब आदमी खुश होता है। तो जैसे ही आदमी खुश होता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है, देखने वाले को लगेगा कि हाँ उसकी आंखें चमक गई हैं बिल्कुल। दूसरा दूसरा ऑप्शन आता है डर के रूप में, यानी कि जब डर जाएगा आदमी तो कैसे करेगा, ऐसे करके ऐसे करेगा, डर, आंखें बिल्कुल, आंखें आधी आधी खुली हो जाएंगी, ऐसे डर लगेगा कि कोई मारे ना, है ना, इस तरह से। उसके बाद तीसरा ऑप्शन हमारा आता है जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में, यानी कि उसको ये लगता था कि मैं जल्दी से अपने घर चला जाऊँ, उसको ये चिंता रहती थी। तो क्या उसको, मैं हमने जब कविता पढ़ी थी तो हमने क्या उसमें ये देखा था कि उसको घर जाने की चिंता थी। क्यों? क्योंकि उसकी उसकी जो माँ है वो उसके साथ ही आती थी ना, तो उसको घर जाने की चिंता क्या है, जब उसकी माँ ही उसके साथ में आई हुई है तो उसको घर जाने की प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि उसकी माँ उसको अपने साथ लेके जाएगी, है ना, इस तरह से। तो इसमें जो होता है
सिर्फ दूसरा ऑप्शन ही एक ऐसा बचता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट इस पे सुटेबल होता है, यानी कि जो फिट बैठता है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, अब हमें क्या करना है कि तरह तरह की भावनाएं, भावनाएं मतलब होता है फीलिंग्स। ठीक है, फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, ये कि हम कैसा शो करते हैं उन चीज़ों को। ठीक है। तो अब ये इसमें दिया गया है कि कब हमें कौन सी चीज़ अनुभव होती है, कौन सी चीज़ मतलब कौन, मतलब ये है कि कौन सी फीलिंग हम फेस करते हैं जब अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है, कि जैसी जैसी कंडीशन होती है, जैसी भी स्थिति होती है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हम अपनी अपनी जो है फीलिंग्स को चेंज कर देते हैं। जैसे खुश होते हैं तो हम हंसने लग जाते हैं, दुखी होते हैं तो उदास हो जाते हैं, जब हमें कोई दुख होता है तो इस तरह से अलग अलग अपने जो है एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे है छटपटाहट। अब छटपटाहट का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, कि छटपटाहट का मतलब है कि अंदर अपने इंटरनल सोल में, मतलब कि अंतर जो आत्मा है या अपना ब्रेन है, या जिसको कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है, कि जो मन है वो क्या कर रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा है अधीरता। तो अधीरता का मतलब क्या होता है बेटा, कि अधीरता का मतलब होता है कि आपको लगन है, आपको जल्दी है किसी चीज़ की, अधीर हो रहे हैं आप। अधीर मतलब कि आपसे ये नहीं हो पा रहा है कि मैं कैसे रोकूं अपने आप को। ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप वहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपको क्या किया गया, आपको बांध दिया गया है। ठीक है। ठीक है। अब क्या करना है, अधीर होना कि यानी बांध देना, आपको मजबूर कर देना कि आप अभी नहीं जा सकते हैं। जैसे कि अब क्या है, जैसे हम कहें किसी से स्कूल में आप क्या करते हैं कि आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो पढ़ा रहे हैं तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके टीचर जो है आपको कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं, बेल भी हो जाती है। अब सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि क्लास जो है 5 मिनट की या 10 मिनट की कुछ बची होती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि टीचर आपको काम करवाता रहता है ना। तो मैडम है या सर हैं, तो मैडम को क्या बोलेंगे, अध्यापिका बोलेंगे हिंदी में, और सर को क्या बोलेंगे, सर को अध्यापक बोलेंगे। ठीक है। ये मैं जब ग्रामर करेंगे बेटा तब आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। ठीक है। ये जेंडर का चैप्टर है, लिंग का चैप्टर है, उसमें करवाएंगे हम आपको सारी बात, सारी चीज़ें। ठीक है। तो अधीरता का मतलब ये है कि आप अपने घर जाना चाहते हैं क्योंकि छुट्टी हो चुकी है, बाकी बच्चे जा चुके हैं, आप सोच रहे हैं कि जब सारे बच्चे जा चुके हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो वो होता है अधीरता, कि आप क्या हो गए, आपको कंट्रोल कर दिया गया है। अब अगला ऑप्शन यहाँ पे है, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला है जिसे तुम पसंद करते हो। अब यहाँ पे अधीरता का मतलब ये है कि देखो, दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन मैंने बताया कि आपको घर जाना है क्योंकि बाकी बच्चों की छुट्टी हो चुकी है। दूसरा ऑप्शन हमारा ये आता है कि आप इसलिए घर जाना चाहते हैं जल्दी, क्योंकि आपके घर पर कोई गेस्ट आने वाला है, कोई मेहमान। गेस्ट यानी कि मेहमान को बोलते हैं, हिंदी में मेहमान बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, गेस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो कोई आने वाला है तो आप उसका वेट कर रहे हैं, आपको उससे मिलना है, इसलिए आप घर जाना चाहते हैं। तो दोनों कंडीशन मैंने बता दी हैं बेटा। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इच्छा। हमारा आता है इच्छा। तो इच्छा क्या होता है, इच्छा होता है विल या विश, यानी कि हम कोई विश करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए है। तो इच्छा का दूसरा मीनिंग होता है बेटा आशा। दूसरा अर्थ इसका आशा भी हो सकता है, यहाँ पे है ये आशा। और इसका दूसरा मीनिंग आकांक्षा। और एक और भी हो सकता है, ये पर्यायवाची लिखवा रहा हूँ बेटा, साथ में लिखते रहना, आकांक्षा। और यहाँ पे है एक और हो सकता है अभिलाषा। ठीक है। तीनों का मीनिंग एक ही है, इच्छा। यानी कि आपको किसी चीज़ की इच्छा है, आप चाहते हैं कि मेरे पास एक साइकिल हो, मेरे पास एक अच्छा पेन हो, एक बैग हो, इस तरह से की सारी चीज़ें क्या है, उनको इच्छा बोलते हैं बेटा। ठीक है। अब इच्छा का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर तुम तुरंत न मिल सकती हो, जैसे भूख लगी है पर खाना तैयार न हो। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि आपको किसी चीज़ को पाने की इच्छा है। मान लो कि कोई भी चीज़ है, मान लो आपको पेन लेना है, पेंसिल लेनी है, बैग लेना है, लेकिन क्या है कि वो आपको मिल नहीं रही है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप घर पे जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते करते वक्त क्या हुआ, पढ़ाई करेंगे तो बुक की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्या हुआ कि आपके पास बुक नहीं है। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप अपने मम्मी पापा को बोलेंगे कि मुझे बुक चाहिए, है ना। लेकिन सोचो कि उस वक्त रात हुई है, तो रात हो चुकी है, तो मम्मी पापा कहाँ से लाएंगे रात को दुकान तो खुलवाएंगे नहीं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें उस चीज़ की इच्छा है, हमें उस चीज़ की आशा है कि हमें वो चीज़ मिल जाए, हम ताकि हम पढ़ सकें, लेकिन अब वो हमें मिल नहीं रही है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल जो इसमें दिया गया है, बुक में दिया गया है, जैसे भूख लगी हो पर खाना तैयार न हो। यानी कि हमें क्या है कि भूख लगी है लेकिन खाना तैयार नहीं है ना।
कि हम मम्मी को बोल रहे हैं कि मम्मी खाना दे दो, खाना दे दो, लेकिन खाना नहीं बना है, खाना तैयार ही नहीं है। तैयार का मतलब रेडी, कि खाना रेडी नहीं है तो क्या करेंगे फिर, इच्छा हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये हमारे एक्सप्रेशन शो करेंगे। उसके बाद अपना आता है संदेश। तो संदेश से हमारा मतलब ये है कि कोई मैसेज, आपको कोई मैसेज देना है, लेकिन क्या है कि दूसरे उसको समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। अब जैसे अब मैंने जो पहला एग्जाम्पल जो करवाया था, जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ इसको। हम कोई संदेश देना चाह रहे हों पर दूसरे समझ न पा रहे हों। जैसे शिक्षक ने कहा कहा हो कि घंटी बज गई है पर पढ़ाना बंद करें, यानी कि अब पढ़ाना बंद कर दें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो। तो यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पल बताया है कि जो दूसरे बच्चे हैं वो घर जा चुके हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हम क्यों नहीं जा रहे घर। तो हम सोचते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, हम एक्सप्रेस में बता दें। जैसे अपने साइड में कोई बैठा तो हम उसको बोलेंगे ऐसे, दूसरे को करके बोलेंगे ऐसे ऐसे हाथ करके, अपने अपने जो क्लासमेट है उसको उसको बोलेंगे कि ऐसे करके हाथ करके। जैसे टीचर सामने पढ़ा रहा है तो हम बोलेंगे ऐसे करके कि सर को बता दो कि घंटे की बेल बज गई है ना। तो वो क्या होता है, वो एक्सप्रेशन होता है कि हम कोई मैसेज देना चाहते हैं। अब देखो, आपने तो बेल सुन ली कि घंटी बज गई है, छुट्टी हो गई है, लेकिन हो सकता है कि टीचर ने नहीं सुनी हो, है ना। तो फिर आप क्या करते हैं आप उसके लिए अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि इस तरह से ऐसे हाथ हाथ करके, क्योंकि घंटी ऐसे ही बजाते हैं बेल, है ना। तो इस तरह से अब उनको बताते हैं। तो ये आपका संदेश हो गया बेटा, ठीक है। तो अब ये है बेटा कि इनमें से इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ बच्चे पर लागू होता है। तो इस जो हमने जो पोएम पढ़ी है, जो कविता पढ़ी है, उसमें इन तीनों में से कौन सा एक जो है वो फिट बैठता है बच्चे के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा कि अधीरता तो है नहीं, पहली बात तो अधीरता का तो मतलब है नहीं कि आपको जल्दी जाना है, कहीं पे जाना है, नहीं, ये चीज़ हम नहीं करेंगे। दूसरा इसका पॉइंट बन सकता है इच्छा, कि उसको इच्छा है, उसकी विश है कि वो खेलना चाहता है, लेकिन वो खेल नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि दूसरी बात, क्योंकि उसके पास खेलने के लिए भी है, मान लो दूसरे उसके जो साथ में लड़के हैं वो भी खड़े हैं, या कोई वो मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो उनके पास बॉल भी है, बैट भी है, इस तरह से सारी चीज़ें उनके पास हैं, लेकिन वो खेल नहीं पा रहा है। तो वो क्या है, इच्छा है उसकी, कि सब कुछ होते हुए भी वो नहीं कर पा रहा है। तो इसका ऑप्शन बेटा, इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे ये दूसरा वाला, इच्छा लिख देंगे, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं लिखना आपको। ओके, दैट्स इट, ये हो जाएगा, लिख लीजिएगा। ख, ये तो था छटपटाहट का मतलब। छटपटाहट मतलब कि बेचैनी होना, मतलब छटपटाहट मतलब कि आपको जैसे जल्दी है किसी चीज़ की, आपको जल्दी करना है कोई काम। अब दूसरा हमारा ऑप्शन आता है घबराहट। घबराहट में होता है बेटा किसी चीज़ से डर लगना। छटपटाहट का मतलब होता है कि आप एक्साइटेड होते हैं। छटपटाहट का मतलब होता है आप एक्साइटेड होते हैं किसी काम को करने के लिए। मान लो कि अधीरता में बताया था कि आप घर जाने के लिए हैं, मतलब एक्साइटेड हैं। इच्छा में आपको कोई काम है, भूख लगी, आप खाने के लिए एक्साइटेड है, मुझे खाना खाना है। संदेश के लिए आप हैं कि टीचर को बताना चाहते हैं जल्दी से कि सर बेल हो गई है, हमें छोड़ दीजिए, घर जाना है हमें, है ना। लेकिन घबराहट का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बेटा। घबराहट का मतलब होता है कि आपको डर लग रहा है, फियर, फियर फॉर एनीथिंग। ओके, फियर फॉर समथिंग, फियर फॉर समवन, और फियर फॉर एनीथिंग। ओके, यानी कि किसी आदमी से भी डर लग सकता है, किसी चीज़ से भी डर लग सकता है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं छटपटाहट। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे है कि पहला ऑप्शन आता है कि अंधेरा होने वाला है और हम घर से काफ़ी दूर हैं या अकेले हों। तो अब इसमें क्या है कि घबराहट के बारे में कुछ बताया गया है कि भाई घबराहट कब होती है। घबराहट तब होती है कि जब हम मान लो अंधेरा हो गया है, यानी कि आप लेट हो गए घर, मान लो कि कहीं खेलने चले गए आप बाहर, लेकिन आप घर से थोड़ा दूर चले गए। तो अब दूर चले गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब लेट हो जाएगा आपको घर जाने में, तो मम्मी पापा गुस्सा भी करेंगे। तो क्या हो गया कि लेकिन घर भी जो है वो काफ़ी दूर पड़ता है आपसे, है ना, कि घर घर की डिस्टेंस भी काफ़ी दूर है। तो आप क्या सोचेंगे, आप डर जाएंगे, आपको डर लगेगा, घबराहट होने लगेगी कि अब हम घर कैसे जाएंगे। मतलब कि आपको, आप दिमाग में नहीं, यहाँ पे आपको यहाँ बेचैनी फील होने लगेगी चेस्ट पे, इस तरह से यहाँ पे आपका मन में। ठीक है, तो वो क्या है कि अकेले, और आप अकेले होंगे तो क्या होगा, आपको वह और भी डर लगेगा। क्यों, क्योंकि मान लो कि आप अकेले हैं, अकेले में तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ना तो अगर आपको कुछ हो जाएगा तो कोई आपकी हेल्प भी नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए आपको ज़्यादा डर लगने लगेगा। लेकिन अगर आप दो दो हैं, आपका फ्रेंड साथ में है या कोई और साथ में है, तो इस तरह से क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन ये हो गया। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो जैसे परीक्षा में देखा जाता है।
तो जैसे कि अगर हम देखते हैं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपके पास टाइम लिमिट कम होती है। मान लो कि आपका 2 आवर्स का, यानी कि 2 घंटे का, इंग्लिश में उसको आवर्स बोलते हैं और हिंदी में उसको घंटे बोलते हैं, ठीक है, घंटे। तो आपको क्या है कि आपके पास 2 घंटे होते हैं, लेकिन क्या हुआ कि आप थोड़ा स्लो लिखते हैं, आपकी राइटिंग थोड़ी स्लो है, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो पूरा नहीं हो पाएगा टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या होने लगेगा, उस टाइम पे आपको डर लगने लगेगा, आपको घबराहट होने लगेगी कि मुझे अपना पेपर जो है 2 घंटे में पूरा करना है, जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके, अब मुझे ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो उस टाइम पे भी हमें डर लगता है, जिसको हम घबराहट कहते हैं, ठीक है। आगे है थर्ड, तीसरे ग पे बात करते हैं। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है ना। जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। देखो अभी क्या होता है कि घबराहट एक टाइम पे तब भी होती है जब मान लो कि हमसे कोई गलती हो जाती है। मान लो हमने कोई सामान तोड़ दिया, और उस सामान के तोड़े जाने का, जैसे कि हमारे घर पे आपने क्या किया, घर पे आपने जैसे इसी इसी में दिया हुआ है, जो गिलास तोड़ दिया आपने, तो आपने गिलास तोड़ दिया, तो आपके पापा को या आपकी मम्मी को पता चल गया कि गिलास आपने तोड़ा है। तो जब आप गिलास आपने तोड़ा है, तो क्या करेंगे, आपके मन में डर पैदा हो जाएगा, आप डरने लगेंगे कि पापा मुझे धमकाएंगे या मम्मी मुझे मारेगी, इस तरह से कि कि वो उनके मन में क्या चल रहा होगा। आप क्या करेंगे, आप जैसे बैठे हैं कहीं पे, पापा आपके सामने बैठे हैं या मम्मी आपके सामने बैठी हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बार बार उनकी तरफ देखेंगे कि हाँ उनको गुस्सा आया है या नहीं आया है, उनके एक्सप्रेशन कैसे हैं। अगर गुस्सा आया तो वो मुझे ज़्यादा मारेंगे, है ना, और अगर नहीं आया तो वो मुझे, हो सकता है मुझे छोड़ भी देना, अभी मारे, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं वो सारे के सारे हमें एक्सप्रेशन जो होते हैं हमें शो करने होते हैं, और इसी तरह से हमें पता चलता है कि हम क्या है कि हम खुश हैं या दुखी हैं। इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे हमारा आता है कि जो बच्चा बोल नहीं पाता वह किस जो बच्चा बोल नहीं पा सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस महसूस कर सकता है। तो यहाँ पे है कि अगर कोई बच्चा है वो बोल नहीं पाता है, ठीक है, तो अब जो बोल नहीं पाता है उसको इंग्लिश में कहते हैं डम, ठीक है। जो बोल बी है बेटा, ये डम, और DUMB। और जो सुन नहीं पाता है उसको कहते हैं डेफ, DEAF, डेफ। यानी कि जो बोल नहीं पाता है वो होता है गूंगा, और जो सुन नहीं पाता है वो होता है बहरा, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ अब, ठीक है। इसका डम का मतलब तो हो जाएगा गूंगा, और डेफ का मतलब हो जाएगा बहरा, जो सुन नहीं पाता है, ओके। अब यहाँ पे ये है कि अगर कोई बच्चा बोल नहीं सकता है, तो उसके मन में क्या क्या आकांक्षाएं, आकांक्षा मैंने बताया था ना अभी, कि क्या क्या उसके मन में इच्छाएं होंगी, और कैसी कैसी घबराहट वो महसूस करेगा। तो और क्यों क्यों करेगा, वो किस किस बात से वो घबराहट महसूस करेगा। पहली तो वो इस बात से महसूस करेगा कि कि उसको कोई ना कोई धमका ना दे। पहली बात तो यही है कि उसको कोई बिना वजह धमका ना दे कि तू बोल क्यों नहीं रहा है ना। कि धमका देगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि भाई अगर ये मुझे धमकाएगा तो मुझे बुरा लगेगा, ठीक है। तो उसको डर लगता रहेगा कि हर वक्त वो कुछ करे या ना करे, या मैं दूसरों से बच के रहूं। दूसरा ऑप्शन होगा कि कोई उसको, मतलब उसको डर रहेगा कि न बोलने का डर। दोबारा लिख देता हूँ बेटा ये, या चिढ़ाना, चिढ़ाना हम कह सकते हैं, चिढ़ाना। तो ये लिखना नहीं है बेटा आपको, वो बाद में आपको PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, और ग्रुप में डाल दूंगा, ओके। चिढ़ाना कि मतलब दूसरे बच्चे क्या करेंगे, चिढ़ाना का मतलब ये है बेटा कि दूसरे बच्चे क्या करेंगे, उसको चिढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है। दूसरे बच्चे बोल बोल के बताएंगे सारी बातें, जैसे कि क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे, फुटबॉल में पास दे, गिव मी पास, गिव मी पास। लेकिन अगर उसको पास देना है, अगर उसके पास बॉल है, तो वो दूसरे से तो नहीं बोल पाएगा ना कि लो पास ले लो, मैं दे रहा हूँ, तुम्हारी तरफ कर रहा हूँ, पास तुम आगे से आगे लेके जाओ, इसको किक मारो, इस तरह से वो नहीं बोल पाएगा। वैसे ही क्रिकेट में मान लो, क्रिकेट में वो खेल रहा है, अगर मान लो इस तरह से उसको बोलना पड़ेगा कि बॉल इस तरफ फेंको, तो वो कैसे बोलेगा, है ना। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो हाथ हाथ करेगा इस तरफ की, ऐसे हाथ करके बोलेगा, एक्सप्रेशन शो करेगा, वो अपने साइन शो करेगा कि इस तरफ फेंको, ऐसे हाथ करके कि मेरी तरफ फेंको बॉल को, ठीक है। तो
यही सारे क्या हैं, यही सारे उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे उसके लिए। ठीक है। और दूसरा ये है कि उसके जो एक्सप्रेशन है कोई समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। कि भाई अगर वो मान लो वो अपना क्या करता है कि वो बता तो देता है, यानी कि वो बॉल फेंक रहा है तो वो ऐसे एक्सप्रेशन करके करेगा कि ऐसे करके फेंको मुझे, या कुछ और उसको बोलना है। मान लो पानी पीने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से करता है, ऐसे पीने के लिए इस तरह से, घड़ी के लिए ऐसे करता है, हाथ करता है इस तरह से। अब सोचो कि अब घड़ी यहाँ पे वहाँ ऐसे करता है, और कोई सोचे कि घड़ी उसके हाथ में दर्द हो रहा है ना, कि अगर ये सोचे कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है ना, वो पूछ तो रहा है कि टाइम क्या हुआ है, लेकिन अगर वो कोई दूसरा सोचेगा कि उसके तो हाथ में दर्द हो गया है यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा कि उसके एक्सप्रेशन जो है वो फेल हो जाएंगे। तो इस वजह से वो क्या है, वो थोड़ा सा घबराहट फील करेगा। ओके। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं, तीसरा है, थोड़ा घबराते भी थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। ये उसमें था, पोयम में था, ये कविता में थी ये लाइन। आगे है हमारा, रतन क्या सोच कर घबराता होगा। तो ये बातें जो मैंने बताई बेटा, इन्हीं में से बातें हो जाएंगी कि वो क्या सोच कर घबराता होगा कि मुझे खेलने देंगे कि नहीं देंगे, मेरे से बात करेंगे नहीं करेंगे, मैं बोल कैसे पाऊँगा, या वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं कैसा लड़का हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मुझे मुझे अलग से सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल ही अलग है, इसको तो बोलना ही नहीं आता, तो हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, उसके साथ मिसबिहेव करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी पॉइंट बनते हैं, जिससे वो पता चल जाएगा कि वो उसको घबराहट फील हो रही है, यानी कि उसको बुरा फील हो रहा है ना। उसके बाद अगला है, हमें यहाँ पे हमारा, अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो। तो यहाँ पे बेटा क्या करना है कि हमें हमें अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं, और वो किस चीज़ से घबराते हैं हमें ये लिखना है यहाँ पर। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स का, चार फ्रेंड है यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार लाइनें हैं, तो चार दोस्तों के नाम लिखेंगे। फिर वो यहाँ पे किस चीज़ से वो घबराते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद उसका रीज़न क्या है, तो वो बातें आप यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मान लो कि कोई दोस्त है, चार दोस्त हैं, जैसे कि रमन है, राकेश है, ठीक है, विश्वास है, और नरेंद्र है। इस तरह से नाम कोई भी हो सकते हैं बेटा, चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मान लो कि रमन को डर लगता है अंधेरे से। रमन को किससे डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। तो अगर रमन को अंधेरे से डर लगता है तो इसका मतलब क्या होगा, अब उसका रीज़न क्या है घबराने में। भाई उसको, अगर उसको अंधेरे से डर लगता है तो उसको ये डर लगता होगा, क्या क्या डर लगता होगा उसको, कि कोई उसको पकड़ ना ले अंधेरे में, या कोई बिल्ली ना आ जाए। छोटा बच्चा है कि क्या पता बिल्ली से डरता है, या क्या पता वो कॉकरोच से डरता है, या क्या पता वो छिपकली से डरता है। छिपकली मतलब कि लिजर्ड। ओके। कॉकरोच का तो पता ही, कॉकरोच तो एक ही बात होती है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में सेम होता है। लिजर्ड को हिंदी में छिपकली बोलते हैं बेटा, छिपकली। ओके। उसके बाद हमारा है राकेश। अब राकेश किससे डरता है, राकेश मान लो ऊंचाई ऊंचाई से डरता है, हाइट से डरता है। मान लो कि वो कहीं पर ऊंचाई पे खड़ा हो गया, उसको डर लगता है कि अगर वो यहाँ खड़ा हो गया तो वो नीचे गिर जाएगा। तो इसका रीज़न यही है कि ऊंचाई से क्यों डरता है, ताकि वो कहीं गिर न जाए। तो सिंपल सा मीनिंग है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद दूसरा है, मान लो किसी जानवर से डर लगता है, किसी जानवर से डर लगता है तो क्या होगा, मान लो कि जैसे उसको शेर से डर लगता है, शेर से डर लगता है, या सांप से डर लगता है, या उससे अजगर से डर लगता है। सांप यानी कि सांप को इंग्लिश में कहते हैं स्नेक, और लायन को, शेर को हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं लायन, और जो आपका अजगर होता है उसको पाइथन कहते हैं। ठीक है, पाइथन, PHYTHON, पाइथन। अजगर होता है, सांप पतला होता है, और अजगर मोटा होता है, काफ़ी वेट होता है उसमें। ठीक है। तो अब राकेश को मान लो किसी भी एक से कर लो कि भैया मैं किससे डर लगता है, मैं शेर से डर लगता है। तो शेर से क्यों डर लगता है, क्योंकि वो खा जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है, कुछ भी नहीं, आपको ज़्यादा लॉजिक, ज़्यादा ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंपल है कि भाई अगर सामने शेर खड़ा है तो शेर क्या करेगा, शेर हमको खा जाएगा, राकेश को खा जाएगा, इसलिए इसको डर लगता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शेर से नहीं डरते हैं, वो शेर का सामना भी कर लेते हैं, शेर से लड़ लेते हैं। जैसे कि पहले टाइम पे आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी, तो राजा महाराजा जो होते थे, बहुत सारे वीर हुए हैं जो शेर से भी लड़ लेते थे।
ठीक है। उसके बाद हम विश्वास की बात करें तो विश्वास किससे डरता है? विश्वास समझ लेते हैं कि मान लो बिजली से डरता है, तो बिजली से क्यों डरता है? क्योंकि उसको करंट लग सकता है। दूसरा, बिजली जैसे बारिश वाली बिजली है। बिजली दो तरह की होती है। पहली वाली जो होती है हमारे घरों में आती है, जिससे हम ये चलाते हैं, टीवी, कूलर, फ्रिज, जो भी है ये इलेक्ट्रॉनिक सामान ये चलाते हैं। एक तो ये वाली होती है। एक होती है आसमान वाली बिजली। तो आसमान वाली बिजली का जैसे गिरती है, जो वो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? उसको यूज़ इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो पावर होती है बहुत ज़्यादा पावर होती है, और इतनी पावर होती है उसमें कि जो हमारे टीवी, फ्रिज, कूलर हैं वो फट जाएंगे, बिल्कुल जल जाएंगे। क्यों जल जाएंगे? क्योंकि हमारे जो टीवी और फ्रिज होते हैं वो 220 वोल्ट पे चलते हैं। 220 वोल्ट। आप देखेंगे ना, आप कोई भी चीज़ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने कितने वोल्ट पे चलता है। ठीक है। तो वोल्ट पे आप देखेंगे तो उस पर 200 इस तरह से कुछ लिखा मिलेगा, जैसे कि 220 वी। वी का मतलब यहाँ पे वोल्ट होता है। अब बेटा एक दूसरी बात ये बताते हैं आपको कि जो जो 220 होती है, 220 वोल्ट, वी से वोल्ट होता है। तो 220 वोल्ट की जो बिजली होती है हमारे घरों में आती है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो इससे क्या चलते हैं? इससे हमारे घर के जो इक्विपमेंट हैं, जो भी हैं सामान हैं, हमारे अप्लाइंसेस हैं, वो सारे चलते हैं। लेकिन एक होती है 440 वोल्ट, इसकी डबल होती है। तो बेटा ये जो 440 वोल्ट होती है ना, ये कहाँ पे जाती है? ये जाती है फैक्ट्रियों में। जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, इंडस्ट्री होती हैं, जहाँ पे बड़े बड़े मशीनें चलती हैं, वहाँ पे 440 वोल्ट देना पड़ता है, क्योंकि 220 वोल्ट में वो चलेंगी नहीं। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी, तो उसके लिए ज़्यादा ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे 440 वोल्ट यूज़ होती है, और अपने घरों में 220 वोल्ट यूज़ होती है। ठीक है। एक और बात हम कर लेते हैं कि आपने देखा होगा आपके घर में इन्वर्टर होगा। इन्वर्टर इन्वर्टर की बैटरी होती है। ठीक है। इन्वर्टर की बैटरी होती है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से कुछ होता है, और एक यहाँ पे, और यहाँ पे दो, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। ये बात आपको कोई बात नहीं, इसको नहीं समझेंगे हम। तो ये जो बैटरी होती है, अब इसमें क्या करते हैं? अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी में, इसके साथ एक इन्वर्टर भी होता है। इन्वर्टर भी होता है। उसकी तार इससे जुड़ी होती हैं। इससे एक तार इससे जुड़ी होती है, एक तार इससे जुड़ी होती है। ठीक है, दो तार होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये जो है इसका जो है सॉकेट में लगा होता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, इस तरह से जब लाइट ले जाती है, जब लाइट आती है तो क्या करता है, ये इसको चार्ज करता है, बैटरी को। ठीक है। जब बैटरी को चार्ज करेगा, फिर बाद में जब लाइट चली जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो क्या होगा, ये बैकअप देगा। बैकअप देगा का मतलब क्या है कि यहाँ से पावर कहाँ पे जाएगी? यहाँ से होती है, इसमें जाएगी। जब लाइट आपकी आई हुई है, यानी कि लाइट ऑन है, तो उस वक्त क्या होता है कि उस वक्त तो सॉकेट से यहाँ से इसमें आती है, इसमें से फिर इसमें चली जाती है, वो स्टोर करता है बिजली को। ठीक है। लेकिन जब लाइट चली जाती है तो फिर क्या होता है, फिर प्रोसेस उल्टा हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाती है, फिर यहाँ से इसमें से होती है, यहाँ जाती है, फिर अपने पंखे, कूलर जो भी है वो सारी चीज़ें उससे चलती हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद अपना हम आगे, ये हो गया बेटा। उसके बाद भाषा के रंग। अब भाषा के रंग की बात हम करते हैं तो कवि ने बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। तो इसमें क्या है कि बच्चे को ये बताया कि वो टूटा हुआ खिलौना है। उसमें रियल में ही, क्योंकि वो बोल नहीं रहा था, तो बोल नहीं रहा था तो क्या हो रहा था कि उसको टूटा हुआ खिलौना बोल दिया, कि वो बेचारा खिलौना तो है लेकिन वो सारे काम नहीं कर पा रहा है, उसको बुरा फील हो रहा है। तो वो क्या है, टूटे हुए खिलौने की तरह लग रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उसी तरह काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले काम करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। अब यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो वो बच्चा था ना, वो बच्चा क्या था कि टूटे हुए खिलौने की तरह लग रहा था। तो मान लो कि हमारे पास कोई टॉय है, और वो हमारा टॉय जो है वो टूट जाता है। अगर वो हमारा टॉय टूट जाता है तो क्या वो पहले की तरह वर्क करेगा? वो नहीं करेगा। मान लो आपके पास गाड़ी है, तो गाड़ी का क्या है कि आपकी गाड़ी है, गाड़ी का पहिया निकल जाता है। तो पहला ऑप्शन ये है यहाँ पे, गाड़ी का पहिया निकल जाता है। तो क्या होगा अगर उस गाड़ी में पहिया नहीं होगा? पहिया मतलब व्हील। ये क्या बोलते हैं इंग्लिश में? व्हील बोलते हैं। WHEEL, व्हील। तो ये पहिया, पहिया मतलब व्हील। ओके। तो उसका पहिया निकल जाता है, तो पहिया निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। और नहीं चल पाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, गाड़ी, यानी कि गाड़ी नहीं चल पाएगी। ओके। तो इस तरह से क्या होगा, सिचुएशन खराब हो जाएगी। दूसरा दूसरा ऑप्शन आता है हमारा कि हमारे पास कोई गुड़िया है।
तो हमारे पास कोई गुड़िया है, तो गुड़िया मतलब कि डोल, गुड़िया को क्या बोलते हैं, डोल बोलते हैं इंग्लिश में, DOLL, डोल। तो हमारे पास एक गुड़िया है, तो गुड़िया की क्या है कि सीटी निकल गई, उसमें एक सीटी होती है जिसको हम गुड़िया को ऐसे दबाते हैं ना, तो उससे आवाज़ आती है। आपने देखे होंगे, गुड़िया खेलते भी होंगे आप, तो उसको ऐसे दबाएंगे ना हल्के हल्के, तो आवाज़ आती है उससे। तो अगर सीटी नहीं है उसके अंदर, अगर सीटी निकल गई है तो क्या होगा, वो आवाज़ नहीं करेगी। सिंपल है कि अगर सीटी नहीं होगी तो वो आवाज़ नहीं करेगी, है ना, बिल्कुल। क्योंकि अगर सीटी क्यों लगाई गई है, आवाज़ करने के लिए लगाई गई है। लेकिन अगर सीटी को ही निकाल दिया तो वो आवाज़ नहीं कर पाएगी। ठीक है। उसके बाद है गेंद। अब गेंद में क्या हो सकता है कि गेंद टूटने का कारण क्या हो सकता है, गेंद कैसे टूट सकती है। अब गेंद फट जाती है, तो फट जाएगी, जैसे कि मान लो टूटने का कारण क्या है, क्या कारण है कि मान लो उसके ऊपर से कोई वो रखी थी, जैसे कि रोड पे गिर गई वो, उसके ऊपर से कोई गाड़ी चली गई, गाड़ी का टायर चला गया। तो इस तरह से क्या है कि ऐसे लिख सकते हैं कि टूटने का कारण क्या है, गाड़ी ऊपर से गुजरने से, गाड़ी के गुजरने से, या ऐसे कह सकते हैं कि उसके ऊपर से गाड़ी गुजर गई, तो क्या हो गया, वो टूट गई। अब वो बिल्कुल पिचक गई, तो या पिचकेगी तो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से, वैसे राउंड होती है इस तरह से, गोल राउंड राउंड होती है, लेकिन जैसे ही उसमें अगर उसके ऊपर से ज़्यादा वेट अगर हम गुजारेंगे तो वो फट जाएगी इस तरह से। तो फिर क्या हो जाएगा, क्या काम नहीं करेगी वो अच्छी तरह से बाउंस नहीं करेगी, उसके साथ खेला नहीं जाएगा। ठीक है। आगे है जोकर। जोकर के बारे में बात करेंगे अब आज। जोकर क्या होता है, जोकर आपने देखा होगा कि आपने सर्कस देखा होगा, सर्कस होता है, इसको हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं बेटा, और इंग्लिश में ऐसे सर्कस। ठीक है। तो सर्कस क्या होता है कि सर्कस में आपने कभी टीवी में देखा होगा, उसमें बहुत सारे जोकर होते हैं, और जैसे शेर होता है, हाथी होता है, और टाइगर यानी चीता भी होता है। वो क्या करते हैं, खेलते हैं, वहाँ बहुत सारे ऑडियंस आते हैं, बीच में क्या करते हैं, बीच में बैठा के बीच में वो अपना खेल करते हैं, सर्कस का जो भी करता है। फिर उसमें बाइक चलाते हैं, अलग अलग तरह से जोकर हंसाता है लोगों को। तो क्या होता है कि अगर जोकर, तो जोकर की चाबी निकल गई है, तब यहाँ पे वो तो रील वाला होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि चाबी वाला, कि अगर उस जोकर की चाबी निकल जाती है तो हम क्या करेंगे। मान लो कि जोकर है हमारे पास, ठीक है, तो जोकर है हमारे पास, तो क्या हो गया, उसकी चाबी खो जाती है। तो चाबी खो जाती है तो उसमें चाबी नहीं भर पाएंगे हम ऐसे इस तरह से, है ना, रोटेट करके। तो क्योंकि चाबी भरने के बाद ही उसको ऐसे छोड़ते हैं, फिर वो ऐसे टिक 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 ऐसे करता करता आगे जाता है। ठीक है। तो वो काम वो नहीं कर पाएंगे, और अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि चलेगा ही नहीं, फ़ायदा क्या हुआ। अगर चाबी निकल गई तो क्या हो जाएगा, वो चल नहीं पाएगा। वो क्या करता है, कई बार जोकर ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा, कहीं आप मेले में जाते हैं, मेला, मेला यानी कि फेयर, ठीक है, ट्रेड फेयर जैसे होता है, दिल्ली में लगता है। ट्रेड फेयर कहाँ पे लगता है, दिल्ली में लगता है। कहाँ पे लगता है, प्रगति मैदान में लगता है। ट्रेड फेयर यानी कि वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी बुक्स वगैरह आती हैं, और बेचने का सामान वहाँ पे आता है, और बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है वहाँ पे। प्रगति मैदान के नाम से वो जगह है, मैदान है बहुत बड़ा। तो तो वो क्या होता है कि जैसे आप मेले में जाएंगे ना, तो कई बार आप सामान लेते हैं, तो एक जोकर होता है, वो ऐसे ऐसे हाथ करता है, अगर उसमें जैसे चाबी बनेंगे ना, तो वैसे ऐसे हाथ को मारता है और वो आवाज़ करता है। तो अगर वो चाबी नहीं है, तो चाबी नहीं है तो वो नहीं करेगा आवाज़, है ना, हंसेगा नहीं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बेबस शब्द बे और वश से जुड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ है बिना, नीचे दिए गए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो। तो बेटा देखो, एक होता है जैसे कि पॉजिटिव चीज़ होती है, एक होती है नेगेटिव चीज़ होती है ना। जैसे कि हम बात करें कि, जैसे हम बात करेंगे कि अ, बस में करना, वश में करना, वश मतलब कंट्रोल में करना, और बेबस, बेबस। अब बेटा ये जो है ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, ठीक है। बेबस, तो बेबस का मतलब क्या होता है कि अनकंट्रोल हो जाना। जहाँ जहाँ पे भी बे शब्द का बे क्या है बेटा, यहाँ पे देखो दो तरह के वर्ड होते हैं, मैं बताता हूँ, देखो दो तरह के होते हैं। पहला होता है कि मान लो जैसे बे है हमारे पास, बे, और उसके बाद है बेसहारा, बेसहारा मान लो इसी में दिया हुआ है बेसहारा, ये ले लेते हैं। तो सहारा का मतलब होता है कि किसी को जैसे हेल्प करना, या किसी को, किसी के पैट्रोनाइज करना, मतलब कि संरक्षण देना उसको, कि कोई उसको संरक्षण दे रहा है, यानी कि उसके अंडर में रह के। जैसे क्या होता है ऑर्फनेज में आप देखते हैं, जैसे कि ऑर्फनेज मतलब कि अनाथ आश्रम जो होता है, वहाँ पे क्या होता है कि एक एक
संरक्षक होता है जो मतलब सबकी देखभाल करता है। तो मान लेते हैं कि अगर किसी के पास सहारा नहीं है, सो अब एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना कि मान लो कि एक बच्चा है, उस बच्चे के ना मम्मी है ना पापा है, तो वो क्या है, वो बेसहारा है, वो अनाथ है, यानी कि उसका कोई नहीं है, वो बेसहारा है, वो अब किसी उसको कोई खाना नहीं देता है या कोई उसके लिए काम नहीं करता है, कोई उसको पढ़ाता नहीं है, तो वो बेसहारा है। तो सहारा का मतलब क्या हो गया कि किसी को अच्छी चीज़ देना, किसी को अच्छे काम के लिए लगाना, या जैसे मम्मी पापा खाना देते हैं या सब चीज़ सारी चीज़ें देते हैं, नए कपड़े देते हैं, ये सारी चीज़ें देते हैं, उसको सहारा दे रहे हैं। सहारा मतलब हेल्प, ओके, हेल्प, हेल्पफुल। सहारा का मतलब हेल्प या हेल्पफुल इस तरह से। और बे का मतलब अगर उसके आगे बे लग गया तो बेसहारा मतलब कि जो हेल्पफुल नहीं है, ठीक है, हेल्पलेस जिसको बोल सकते हैं कि हेल्पलेस, ओके। तो यहाँ पे अगर बे का यूज कर दिया तो बेटा अगर किसी की, ये देखो रियल में क्या है कि ये है मेन शब्द तो हमारा, ये तो वैसे ऐड कर दिया हमने। अब बे का मतलब क्या होता है, सिंपली कोई मतलब नहीं होता है बे का, लेकिन सहारा का मतलब होता है। तो अगर कोई वर्ड है, कोई शब्द है जिसका मीनिंग होता है, और उसके आगे अगर हम कोई ऐसा ऐसा अक्षर, एक से एक या एक से ज़्यादा कोई अक्षर जो है वो लगा देते हैं, उससे उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो जो आगे जो अगर कुछ लगाते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा उपसर्ग। क्या बोलते हैं उसको, उपसर्ग, ओके, ओके हो गया। उसके बाद उसके बाद होता है, अब तो ये तो हमने आगे इसके आगे कुछ ऐड कर दिया, अगर हम पीछे ऐड कर दें तो अब पीछे का मतलब है बेटा कि जैसे ज़्यादा, ज़्यादा की बात करें, ज़्यादा मतलब कि मोर, यानी कि एक्स्ट्रा, ज़्यादा कोई चीज़ है हमारे पास, ज़्यादा क्वांटिटी में है। अगर ये तो एक मेन वर्ड, इसका तो मीनिंग होता है कुछ ना कुछ, लेकिन अगर हम इसके पीछे लगा दें तर, तर, तो ज़्यादातर, ज़्यादातर लगाया तो यानी हमने इसमें क्या कर दिया, पीछे कुछ ऐड कर दिया, तो उसको बोलते हैं बेटा प्रत्यय। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यय बोलते हैं उसको, ओके। ये वैसे आपके आगे ग्रामर के लिए है, अभी तो आपकी क्लासेज में नहीं है, लेकिन आप सीख लीजिए, काम आएगा आगे, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं कि इसमें बे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बेचैन का मतलब, हिसाब का मतलब, और सहारा का मतलब, ये बे लगा दिया। तो बेजान का मतलब होता है कि जिसमें जान नहीं है, यानी कि जो नॉन लिविंग है, यानी कि वो डेड है, इसका मतलब होता है ये, ठीक है। बेचैन का मतलब होता है कि जिसको, और चैन का मतलब होता है कि सेटिस्फेक्शन या काम, या काम मतलब CAM वाला काम, शांत होना, पीसफुल है। लेकिन अगर कोई पीसफुल नहीं है तो यानी कि वो क्या है, बेचैन हो गया है, उसके मन में घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, इस तरह से कोई चीज़ें हैं, उनको बोलते हैं बेचैन हो जाना। और बेसहारा मैंने बता दिया है। बेहिसाब का मतलब होता है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, किसी को कुछ नहीं पता है। जैसे कि कई सारे जैसे ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब बड़े बच्चे तो नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन बड़े कई बार ऐसा होता है कि वो कर देते हैं कि अपने मम्मी पापा की नहीं सुनते हैं हर वक्त। उसके मम्मी पापा को अगर उनसे कुछ पूछते हैं तो वो लड़ाई करने लग जाते हैं। तो वो क्या होता है कि वो पता ही नहीं चलता है कि मम्मी पापा को कि वो कर क्या रहे हैं, है ना, किसके पास जाते हैं, कौन उसके फ्रेंड हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना है, हमें ऐसी जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे हमें कोई गलत चीज़ सिखाए, क्योंकि हमें अपने मम्मी पापा जो है उनका कहना मानना है, अपने बड़े भैया बहन और जो भी है हमारे दादा दादी, सबका कहना मानना है, किसी का अपोज नहीं करना है, ठीक है, ओके। तो इसमें कुछ वर्ड मैं ऐड कर देता हूँ कि इसमें कौन कौन से और वर्ड जो हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 हैं, तो मैं चारों यहीं पे लिखवा देता हूँ, आप साथ साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला ये लिख सकते हैं आप, क्योंकि 4 ही लाइनें हैं, 4 ही वर्ड लिखने हैं आपको। तो सबसे पहला है बेटा यहाँ पे बेघर। बे मतलब बे का मतलब कि नहीं, घर का मतलब घर, यानी कि होम, यानी कि जिसका घर नहीं है वो क्या है, बेघर है वो, ठीक है। क्या है वो, जिसका घर नहीं है वो क्या है, बेघर। तो घर से आगे हमने बे जोड़ दिया तो क्या बन गया, बेघर, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे है बेईमान, बेईमान, ठीक है। तो बेईमान क्या होता है बेटा, बेईमान होता है कि जिसका ईमान नहीं होता। ईमान का मतलब होता है कि जिसकी जुबान नहीं होती, मतलब कि ईमान को क्या कहेंगे, कि जो सच्चाई पे नहीं है, यानी कि कभी भी अपनी बात से पलट जाता है। यानी कि अगर उसको कोई, मान लो कि एक, उसने क्या किया, उसने, मान लो वो कोई दुकानदार है, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई हर दुकानदार ऐसा करता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस आपको, ठीक है। तो मान लो कि आप एक दुकान पे जाते हैं, तो दुकान पे जाते हैं तो आप सामान खरीदते हैं उससे। तो क्या हुआ कि आपने सामान खरीद लिया 10 रुपये का,
या 10 रुपये का या 100 रुपये का, जो भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो मान लीजिए 10 रुपये का हमने सामान खरीद लिया, तो हम क्या करते हैं, उस सामान को खरीद के, मान लो हमें आगे कहीं जाना है, कहीं आगे जाना है और सामान लेने जाना है, तो हम उस 10 रुपये के सामान को क्या करते हैं, उसी दुकानदार के पास रख देते हैं और हम कहते हैं कि हम इसको आते वक्त ले जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास वज़न ज़्यादा हो जाएगा, आते वक्त भी सामान लेके जाना है और फ़ायदा कुछ है नहीं, क्योंकि साथ में लेके जाएंगे फिर इसको उल्टा लेके आएंगे, तो बेफिजूल में हमारे कंधे पे लटका रहेगा या हाथ में वज़न करेगा। तो हमने उसके पास वो रख दिया। तो क्या हुआ कि दुकानदार ने आपके साथ डील कर ली कि हाँ भाई, ये मैंने आपको दे दिया, ये आपका है और आप ही इसको यूज़ करेंगे, यानी कि मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन आप वहाँ से चले गए। फिर क्या हुआ, वहाँ से एक सेकंड जो है, दूसरा एक वहाँ पे कस्टमर आता है। तो वो कहता है कि भाई मान लो आपने एक साबुन ली थी, यहाँ पे 10 रुपये की साबुन ली थी, ठीक है। तो दूसरा जो है एक कस्टमर आता है, वो कहता है कि मुझे साबुन चाहिए। तो अगर वो साबुन चाहिए तो दुकानदार क्या बोलेगा, दुकानदार ये बोलेगा कि मेरे पास तो एक ही साबुन थी और वो मैंने 10 रुपये में किसी को बेच दी, यानी कि आप किसको बेची थी, उसने उसने आपको बेची थी। तो फिर क्या हुआ, वो अब ये बोलेगा, सेकंड जो है, जो कस्टमर है, ग्राहक है, कस्टमर को क्या बोलते हैं, ग्राहक बोलते हैं बेटा हिंदी में, ग्राहक, ठीक है। तो दूसरा ग्राहक उसको बोलेगा कि भाई तुमने उसको 10 की बेची है ना, तो मैं तुम्हें 15 रुपये दे दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें 15 रुपये दे दूंगा, 15 रुपीज़ दे दूंगा, तुम मुझे दे दो वो साबुन, जो है सोप है, साबुन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोप। तो वो सोप तुम मुझे दे दो। तो फिर क्या होगा, अगर वो ईमान का पक्का है, यानी कि ईमान मतलब कि अगर वो ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट को बोलते हैं ईमान, ठीक है, यानी कि ईमानदार, ठीक है, इस तरह से। तो अगर वो ऑनेस्ट है तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए 15 रुपीज़, अब तुम्हें ये नहीं मिल सकती, मैंने इसको बेच दिया है। लेकिन अगर वो ऐसा करता है कि वो 15 रुपये में उस साबुन को दूसरे कस्टमर को दे देता है, और जब आप, फिर क्या होगा, फिर आप उसके पास आते हैं और वो आपको, दुकानदार बोलता है कि वो तो मैंने किसी और को दे दी साबुन। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में बेईमान कौन हो जाता है, बेईमान दुकानदार हो जाता है। कि उसने ऐसा क्यों किया, जब उसने साबुन तुमको पहले बेच दी थी और उसके बाद उसने 5 रुपये के लालच में, लालच मतलब कि ग्रीड में क्या किया, उसने उसको दूसरे को बेच दिया। तो क्या हो गया, फिर क्या आप दोबारा उसकी दुकान पे जाएंगे, नहीं जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि ये आदमी तो बेईमान है, इसका कोई ईमान नहीं है, ये यानी कि ऑनेस्ट पर्सन नहीं है। ओके, तो ये होता है उसका बुरा तरीका, ठीक है बेटा। उसके बाद दो हो गए हमारे। उसके बाद हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड थर्ड में हो गया बेशरम। बेशरम, शर्म मतलब होता है सेम, यानी कि किसी बात से शर्म शर्म करना, बड़े छोटे की करना, या अपने टीचर्स को देखकर चुप हो जाना, लड़ाई झगड़ा न करना, या अपने पेरेंट्स आपके कुछ बोल रहे हैं तो चुपचाप उसको सुनना, उसको बोलते हैं शर्म करना। अपने मदर फादर या बड़ों की शर्म कर रहे हैं आप, मम्मी पापा की। लेकिन अगर उसके आगे हमने लगा दिया बे, बे का मतलब हो गया कि आप उनकी शर्म नहीं करते हैं, उनकी शर्म का मतलब है बेटा बेटा यहाँ पे रिस्पेक्ट, कि आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, आप, अब अगर आपने उसके आगे बे लगा दिया तो इसका मतलब हो गया सेमलेस, कि आप सेमलेस हो गए, यानी कि कोई भी, आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कि जो भी है मतलब ऐसा करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बेशरम हो जाएगा। और ये दोनों बेटा साथ में आएंगे, सेमलेस, ये जगह कम थी यहाँ पे तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये दोनों साथ में ही हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेशरम। ओके, तो एक और बचता है अपना, एक होता है लगाम। लगाम का मतलब होता है बेटा कंट्रोल करना। जैसे आपने घोड़ा देखा होगा, घोड़ा, हॉर्स, तो हॉर्स देखा होगा, उसके गले में क्या होता है कि ऐसे जैसे एक पट्टा सा बांधते हैं, चमड़े का होता है, तो उससे क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल, जो वो चमड़े का जो बंधा होता है उसको बोलते हैं लगाम, लगाम उसको बोलते हैं, यानी कि उसको कंट्रोल करना। लेकिन एक दूसरा हो जाता है कि उसके, अगर उसके यहाँ पे चमड़ा नहीं है, घोड़ा है, घोड़े के चमड़ा नहीं बांधा हुआ है यहाँ पे चेहरे पे, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे बेलगाम, ठीक है बेटा। तो क्या बोलेंगे, बेलगाम, कि अगर उसके लगाम लगाई हुई है आगे चमड़े का, देखना आप कभी घोड़े के आगे चमड़ा लगा होता है, ऐसे चमड़े की पट्टियाँ होती हैं, स्ट्रिप्स सी होती हैं, बांधी होती हैं, तो उसको बोलते हैं लगाम। और अगर उस घोड़े के पास वो नहीं है तो वो क्या है, बेलगाम, यानी कि लगाम का मतलब है यहाँ पे कंट्रोल्ड, और बेलगाम का मतलब है अनकंट्रोल्ड, यानी कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है बेटा। उसके बाद है यहाँ पे, इस कविता में देखने से संबंधित शब्द, कई शब्द आए हैं, ऐसे 6 शब्दों को छाट कर लिखो। तो यहाँ पे है कि इस, जो हमने ये पोएम की है, इस पोएम में हमने बहुत सारे वर्ड ऐसे थे जो देखने से रिलेटेड थे, कि देखना, वॉच करना, सी करना। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि
अब मैं तो आपको दो मीनिंग बताता हूँ कि सी का मतलब क्या होता है और वॉच का मतलब क्या होता है। देखो, अभी आप ये कहेंगे कि ये तो हिंदी की क्लास है, इंग्लिश कैसे चल रहा है यहाँ पे। तो देखो बेटा, यहाँ पे एक तो होता है सी, सी का मतलब भी देखना होता है, और WACH वॉच का मतलब भी देखना होता है। लेकिन इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है बेटा। सी का मतलब तो होता है बेटा कोई भी फिक्स चीज़ है, कोई भी फिक्स चीज़ आप उसको देख रहे हैं। और वॉच का मतलब होता है कि कोई डायनामिक चीज़ है, यानी कि वो चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। अब एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप सी कर रहे हैं, मान लो आप देख रहे हैं किसको, आपका स्कूल है, आपके स्कूल की बिल्डिंग है, या आपके घर में घड़ी लगी है, आप उसको देख रहे हैं। घड़ी में घड़ी, सिर्फ घड़ी को देख रहे हैं, टाइम को नहीं। ठीक है, घड़ी को देख रहे हैं, टाइम को नहीं। ठीक है। या आपके घर में क्या है, मान लो कि एक फूलदान रखा है, फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट को बोलते हैं फूलदान, वो रखा है, आप उसको देख रहे हैं, तो उसका मतलब होता है सी। आप उसको वो फिक्स रखा है, वो एक जगह पे रखा है। मान लो कि ये दवाई है, तो ये दवाई जैसे यहाँ पे रख दी मैंने, तो अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो ये क्या है, ये सी है, कि यानी कि मैं देख रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे कि वॉच की बात करें, तो वॉच का मतलब होता है बेटा जैसे कंटिन्यू करना। जैसे कि कंटिन्यू करना मतलब जैसे कि आप मूवी देख रहे हैं, तो मूवी क्या है, चलती है। मूवी में क्या होता है कि अगर आगे आगे सीन आते हैं, तो इस तरह से उसमें थोड़ा सा मीनिंग में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो चलिए आगे। तो हमें देखने से संबंधित छः जो हैं वर्डों के बारे में हमको ढूंढना है। तो अभी मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा वहाँ पे। पोएम में चलते हैं, और फिर वो यही इसका आंसर हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। तो पहला है यहाँ पे, पहला है, न जाने किस अदृश्य, अदृश्य का मतलब मैंने बोला था कि जो दिखाई न दे, तो ये वर्ड भी वहाँ से रिलेटेड हो गया। निकल कर आता था वह हमारे साथ रतन, जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखने में तो देखना, देखने में हो गया। लेकिन वह बच्चे की तरह था, वह भी एक बच्चा, लेकिन वह हम बच्चों के लिए था अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते थे हम, घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों को। इशारे, इशारे मतलब कि देखना, इशारों की बात है ना, ऐसे ऐसे करके हाथ करके वो बताएगा। उसकी भयभीत आंखें, आंखों से, आंखों का मतलब भी यही है कि आंखों के हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ। निहारती, निहारती मतलब प्यार से देखना, मैंने बताया था ये। तो निहारती भी इसका मीनिंग हो जाएगा। जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते याद आती है। रतन की माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी, तो झलकती मतलब कि दिखाई देना। ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग आप वहाँ पे लिख देंगे, और मीनिंग जो है वहाँ पे लिख देंगे। ये जो वर्ड हैं, शब्द हैं, वर्ड को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं हिंदी में, ये वहाँ पे लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आता है आपका, यहाँ पे है आगे, माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो यहाँ पे बेटा ये है कि जैसे कि माँ, बेबसी का मतलब होता है कि मजबूरी। तो अब जैसे कि उसकी माँ जो है, रतन की माँ उसको देखती थी, और वो झलकते मतलब दिखाई देती थी उसकी माँ की आंखों में कि मेरा बेटा क्यों नहीं खेल पाता है, सब बच्चों के जैसा नहीं है। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो अभी हमें नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, उन वर्डों के बारे में हमको देख कर बताना है कि हमको कैसा लगता है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे उसमें लिखा है कि इनमें से कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो, सिर्फ यही बताना है कि कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो, टिक मार्क करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो पहला है कि सहमी हुई, सहम जाना मतलब होता है डर जाना। तो सहमी हुई का मतलब होता है डरना, डर, डर। तो डर का मतलब कि आपने डरी हुई आंखें देखी हैं, हाँ देखी होंगी। आपके बड़े भाई हैं, आपके भाई हैं, छोटे भाई हैं, या आप हैं खुद हैं, तो आपने अपनी आंखें तो देखी नहीं होंगी, लेकिन अपने भाई की और बहन की आंखें देखी होंगी, जब पापा उनको धमकाते होंगे, धमकाते होंगे या मारते होंगे गुस्से में, उसको क्या बोलते होंगे, ऐसे नहीं करते हैं, इस तरह से थोड़ा सा ऐसे डराते होंगे, है ना। दूसरा, प्यार भरी आंखें, प्यार भरी आंखें का मतलब कि आप आराम से, मतलब कोई भी बहुत प्यार से अपने बच्चे को देख रहा है, तो वो आंखें आपने देखी हैं कि नहीं देखी हैं, देखी हैं तो टिक मार्क कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। क्रोध भरी आंखें, क्रोध का मतलब होता है बेटा गुस्सा, कि गुस्से से भरी हुई आंखें, गुस्सा उठा हुआ है, बहुत ज़्यादा लाल आंखें हैं, बिल्कुल गुस्सा है कि अब मार देंगे और पिटाई कर देंगे तुम्हारी, तो ये भी देखी होंगी। उनिंदी, उनिंदी आंखें मतलब कि आधी खुली आंखें हैं, जैसे कि मान लो कि जैसे नींद में है आप, नींद हल्की हल्की खुली हैं, हल्की हल्की बंद हैं, इस तरह से।
तो वो उन हिंदी ऐसा भी सुबह उठते होंगे तो आपने देखा होगा। डरावनी का मतलब होता है भयानक, डरावनी मतलब डर, जिससे डर लगता हो, उसको बोलते हैं। फिर दूसरा है, एक होता है शरारती, शरारती आंखें। तो शरारती का मतलब होता है कि आंखों में नोटीपन है, जैसे कि कोई बच्चा नोटी है तो वो क्या करता है कि जैसे कि उसके मन में उल्टी पुल्टी शरारतें चलती रहती हैं, किसी को देख के हंसता रहता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसा काम कर देता है कि सामने वाला सोचता है कि अरे इसने तो मेरा नुकसान ही कर दिया, इस तरह से। तो ये इस तरह की आंखें। तो आपने जो भी इनमें से देखी हैं आप उसमें से टिक मार कर देंगे, बाकी आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न हमें कहता है कि ये जो है मुहावरे दिए गए हैं बेटा। मुहावरे क्या होते हैं? इंग्लिश में इनको इडियम्स कहा जाता है। इडियम्स का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे आंख दिखाना है, यहाँ पे दो वर्ड लिखे गए हैं सिर्फ, लेकिन इन दो वर्ड का मीनिंग कुछ और ही निकल के आता है। ठीक है, तो वो मैं मीनिंग आपको बताने वाला हूँ अभी सबका मीनिंग। तो पहला है आंख दिखाना। आंख दिखाने का मतलब होता है गुस्सा करना, कि जैसे मान लो कि आप बाजार में गए हैं और आप अपनी मम्मी या पापा को बोलते हैं कि पापा मुझे आइसक्रीम दिला दो, लेकिन आपके पापा फिर आप बार बार जिद कर रहे हैं, बार बार जिद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ठंड में उनको बोल रहे हैं। ठंड का दिन है, विंटर वैकेशन, विंटर जो है सीजन चला हुआ है, सर्दियों के दिन है, और आप अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि पापा मुझे आइसक्रीम दिला दो, तो पापा क्या बोलेंगे? नहीं नहीं दिलानी है, लेकिन आप बार बार बोल रहे हैं कि दिला दो दिला दो, तो पापा गुस्सा हो जाएंगे और आंख दिखाएंगे आपको, मतलब ऐसे गुस्से में आंख खोल के दिखाएंगे। तो वो क्या है कि आंख दिखाना है उसका मतलब, कि वो आपको गुस्सा दिखा रहे हैं कि नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है? ऐसा भी क्या रीज़न है? क्योंकि सर्दी में अगर आप आइसक्रीम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ये आपका जो गला होता है, थ्रोट जो होता है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड होती हैं। क्या होती है यहाँ पे? देखो यहाँ पे ये जो होता है, ये जो होता है ना, ये पोर्शन, ये बटन सा निकला होता है, ये होता है, इसका नाम होता है बेटा एडम एप्पल। इसका नाम होता है एडम एप्पल। ठीक है, एडम एप्पल इसको बोलते हैं। ठीक है, और यहीं पे हमारे क्या होता है, स्वर तंत्रिकाएं होती है, यानी कि वोकल कॉर्ड होती हैं, जहाँ से आवाज़ बनती है। यहाँ पे हाथ टच करके देखेंगे ना और बोलेंगे तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगा, जैसे मोबाइल में होता है ना वाइब्रेशन, इस तरह से हल्का हल्का। तो यहाँ पे बोलते वक्त अगर आप हाथ रख के देखो, अभी पढ़ रहे हो तो अभी साथ में देख रहे हो तो बोल के देखो कुछ, तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगा। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं कह रहे हैं आपको लेने के लिए, धमका रहे हैं। उसके बाद है नज़र चुराना। नज़र चुराना का मतलब होता है कि आंखें फेर लेना, कि जैसे ही आपने कुछ गलत काम किया है, गलत काम किया है तो आप क्या करेंगे? आप शर्मिंदा हो जाएंगे, जैसे कि आपको सेम फील होगी, शर्म फील होगी कि मैंने ये काम बहुत गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो उस तरह से क्या होगा, उसको बोलते हैं नज़र चुराना। उसके बाद होता है थर्ड है अपना आंखों का तारा। तो आंखों का तारा का मतलब होता है बेटा, आंखों में तारे क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। तो जब रात को हम तारे देखते हैं आसमान में तो हमें अच्छे लगते हैं। तो आंखों का तारा मतलब कि अगर हमारी आंख का तारा का मतलब है कि हमें अच्छा लग रहा है। तो अच्छा कौन लगता है? मान लो कि कोई चीज़ आपको बहुत प्यारी है, मान लो कि जैसे आप अपने मम्मी पापा के आंखों के तारे हैं, कि जैसे आपके मम्मी पापा को आप बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, तो वो क्या है कि आप वो बहुत प्यारा हो जाएगा, इसका मीनिंग कि बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, नज़रें फेर लेना का मतलब होता है कि काम निकलते ही अपना काम बना और उसके बाद निकल लिए। ठीक है, कोई बात नहीं करनी किसी से। इस तरह से क्या होता है, नज़रें फेर लेना, कि जैसे ही काम बना चलो भाई अपना नहीं करेंगे। आंखों पर पर्दा पड़ना का मतलब होता है बेटा कि सच्चाई का पता न होना। ठीक है, आंखों पर पर्दा पड़ना का मतलब है सच्चाई का नहीं पता होना, अज्ञानी होना। अज्ञानी मतलब मतलब आपको आपको ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का कि भाई ये एक चीज़ भी हो रही है। मान लो कि कोई बच्चा है, जैसे क्या करता है, शरारत करता है, दूसरे बच्चों की पिटाई कर देता है, लेकिन आप उसके पेरेंट्स के पास जाते हैं तो आप बोलते हैं कि आपके बच्चे ने मुझे मारा, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं नहीं हमारा बच्चा तो ऐसे कर ही नहीं सकता। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जो बेटा है वो ऐसा करेगा ही नहीं, लेकिन रियल में तो वो कर रहा है ना। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, आंखों पर पर्दा पड़ना। ओके, उसके बाद यहाँ पे है याद आती रतन से अधिक, उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? तो मैंने वो बता दिया, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, कि ऐसी झलकती होगी कि उसका बेटा क्यों नहीं खेल पाता है, वो इतना वो बोल क्यों नहीं पाता है, दूसरे उसके बारे में समझ क्यों नहीं पाते हैं, वो बिल्कुल चुपचाप क्यों रहता है, उदास क्यों रहता है ना, ये सारी बातें वो सोचती होंगी। उसके बाद दूसरे पे आता है, अभी यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें इन जो सेंटेंस है, जो वाक्य हैं, इनको पूरा करना है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है कि अपनी माँ के बारे में बताना है कि हम अपनी माँ का मतलब मदर के बारे में हमको बताना है कि कब वो खुश होती हैं, कब हमें डांटती हैं, कब हमें चाहती हैं, क्या आप चाहती हैं, क्यों वो बेबस हो जाती हैं, और आप क्या चाहते हैं अपनी मदर के बारे में, कि आपकी मदर को क्या मिले, आपकी माँ को क्या मिले, कि उनको खुशी मिले, आप क्या करना चाहते हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा, मेरी माँ बहुत
मेरी माँ बहुत खुश होती है जब, तो इसके आगे की लाइन हमको लिखनी है कि इस लाइन को कंप्लीट करना है, इस वाक्य को। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं टेस्ट मतलब परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाता हूँ। अच्छे मार्क्स का मतलब, मार्क्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, अंक बोलते हैं। मार्क्स को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। ठीक है। तो जब मैं क्या करता हूँ, अच्छे अंक लेकर आता हूँ, तो ये भी हो सकता है। दूसरा यह है कि मैं, एक और भी, कोई भी अपनी मर्जी से आपका अपना हो सकता है, मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं उनका कहा हुआ हर काम करता हूँ, ये भी हो सकता है। वेरी गुड। उसके बाद है, अब मैं माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि, अब माँ क्यों डांटती है, क्योंकि मैं टीवी ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खेलने लग जाता हूँ, है ना। इस तरह से कई कुछ भी बातें लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, है ना। आपको अपने माइंड से भी करना है। आगे है, मेरी माँ चाहती है कि मैं अब यहाँ पे है कि मेरी माँ चाहती है कि मैं, तो मैं मतलब मेरी माँ क्या चाहती है, मेरी माँ चाहती है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूँ, मैं बड़ा होकर अपना व्यापार शुरू करूँ, व्यापार यानी कि बिजनेस करूँ, है ना। मैं बड़ा होकर बहुत बहुत बड़ी कंपनी लगाऊँ। इस तरह से क्या है कि जो भी बातें आपके मन में आती हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं बाद में आपको वो बता दूंगा, मैंने आपको बोल दिया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और पीडीएफ, उसको पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, और साथ में स्कूल के ग्रुप में भी डाल दूंगा। ठीक है। उसके बाद है, माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब, तो माँ बेबस कब हो जाती है, बेबस का मतलब होता है कि यानी कि मजबूर कब हो जाती है। तो मेरी माँ उस वक्त बेबस हो जाती है जब मैं उनका कहना नहीं मानता हूँ, यानी कि उनका कहना नहीं मानेंगे तो माँ बेबस हो जाती है, या बार बार उनको तंग करता हूँ। तो अगर बेबस हो जाती है तो फिर आपको पता है पिटाई भी हो सकती है ना। तो क्योंकि माँ के सामने तो किसी की चलती नहीं है, माँ तो सबसे सबसे अच्छी होती है ना, पिटाई करने में सबसे अच्छी तरह सुधार देती हैं। तो अब बेबस हो जाती हैं तो फिर पिटाई भी कर देती होंगी, है ना। आगे है लास्ट में, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ, तो क्या चाहते हैं आप अपनी माँ के बारे में, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे, और मैं उनकी सदा सेवा करूँ, और उनके लिए उनकी हर खुशी, हर हर इच्छा को मैं पूरा करूँ। मैं यही चाहता हूँ, ये मैं चाहता हूँ। ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।